तो सर चलिए लेट्स स्टार्ट विद येट अनदर टॉपिक दैट इज सेल ऑफ गुड्स एक्ट। मुझे ये बताओ, अभी मेरे बाद में क्लास किसकी है और कितनी बजे है? सर प्रिया मिस की है 10:30 को। 10:30 है, यानी 15 मिनट ले सकता हूँ मैं आपसे। चलिए सर देखो, जब मैंने आप अपना लॉ का कोर्स चालू कराया था, आई टोल्ड यू दैट एक तो आपके कोर्स में इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, दूसरा है आपके कोर्स में सेल ऑफ गुड्स एक्ट, तीसरा है आपके कोर्स में इंडियन पार्टनरशिप एक्ट, ठीक है, चौथा है एलएलपी एंड पांचवा है कंपनीज एक्ट। ठीक है सर, ये कर लिया अपन ने, कर तो सभी लिए हैं, ये भी कर लिया, ये दोनों मिला के ही आपके हाफ ऑफ द कोर्स कवर हो चुका। और ये तो खैर टुच्चा सा है, थोड़ा सा टाइम लेगा, कोई बात नहीं, लेकिन अब नेक्स्ट ये दो बचते हैं। फिर मैंने आपको डायग्रामेटिकली पूरा समझाया था कि सर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में से ही सेल ऑफ गुड्स एक्ट निकला हुआ है और इंडियन पार्टनरशिप एक्ट निकला हुआ है, सेल ऑफ गुड्स एक्ट निकला हुआ है और इंडियन पार्टनरशिप एक्ट निकला हुआ है। सेल ऑफ गुड्स एक्ट सर गुड्स को खरीदने और बेचने से संबंधित एक्ट है। गुड्स क्या होते हैं सर? व्हाट आर गुड्स? हमारे पर्पसेस के लिए गुड्स की फुल फ्लेजेड डेफिनेशन है जो हम अभी पढ़ेंगे। लेकिन सर मूवेबल आइटम्स, एक मेन बात ध्यान रखना सर, मूवेबल आइटम्स को हम लोग ने गुड्स की तरह रेफर किया। और भी बहुत सारी चीजें डेफिनेशन ऑफ गुड्स में, बट अपना ध्यान फोकस कहाँ जाना चाहिए कि सर मूवेबल आइटम्स जो होते हैं उनको गुड्स बोलते हैं। ठीक है सर। तो सर मूवेबल आइटम्स या गुड्स से रिलेटेड परचेजिंग और सेलिंग के लिए जो कॉन्ट्रैक्ट्स बनाए जाते हैं उन पे अप्लाई होता है सेल ऑफ गुड्स एक्ट। ठीक है, ये एक स्पेशलाइज्ड एक्ट है जो परचेजिंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स से रिलेटेड ट्रांजैक्शन से उनके लिए। सर है तो ये भी एक कॉन्ट्रैक्ट ना, जो परचेजिंग और सेलिंग के लिए बनाया जा रहा है। तो सर इन पे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट भी अप्लाई होगा कि सर पार्टीज जो हैं वो कंपिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट होनी चाहिए, माइनर नहीं होनी चाहिए, देयर मस्ट बी एटलीस्ट टू पार्टीज, देयर मस्ट बी कंसिडरेशन फॉर बोथ द पार्टीज वगैरह वगैरह। ये सारी जो कॉन्ट्रैक्ट बनाने से लेके डिस्चार्ज होने वाली बातें हैं, ये सारी इन पे भी अप्लाई करेंगे। ठीक है सर। तो सर सेल ऑफ गुड्स एक्ट निकला हुआ कहां से है? सर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में से ही निकला हुआ है। पहले प्रोविजन इसके अंडर ही दिए हुए थे, क्यों? या इतनी स्पेशलाइज्ड फील्ड नहीं थी किसी चीज को खरीदने और बेचने के कॉन्ट्रैक्ट। जब स्पेशलाइज्ड फील्ड बन गई, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में से हटा दिया और नया एक्ट बना दिया सेल ऑफ गुड्स एक्ट। उसी तरीके से इंडियन पार्टनरशिप एक्ट, दो या दो से अधिक लोग मिलके कोई पार्टनरशिप खोलना चाह रहे हैं, दो या दो से अधिक लोग मिलके कोई पार्टनरशिप खोलना चाह रहे हैं, तो फिर सर ये इनके बीच में कॉन्ट्रैक्ट ही तो होगा। इसलिए पहले कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में आया था, बाद में 1932 में उसको अलग कर दिया गया और पूरा इंडियन पार्टनरशिप एक्ट स्पेशलाइज्ड एक्ट बना दिया गया। अब देखो, जहां तक सेल ऑफ गुड्स एक्ट की बात है, सर एक ही चीज पे दो दो एक्ट अप्लाई हो रहे हैं एक ही ट्रांजैक्शन पे। जो कोई मूवेबल आइटम को या गुड्स को खरीदने या बेचने का ट्रांजैक्शन है, उस पर सोगा भी अप्लाई हो रहा है, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट भी अप्लाई हो रहा है। तो सर जब सोगा भी अप्लाई हो रहा है और इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट भी अप्लाई हो रहा है, तो सर मान लो एक पर्टिकुलर बात पे सोगा कुछ और बोल रहा है और उसी पॉइंट पे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट कुछ और बोल रहा है, तो सर हम किसकी बात मानेंगे? क्योंकि दोनों लॉ हैं, दोनों कानून हैं। तो सर जो स्पेशलाइज्ड कानून बना हुआ है उसका अपर हैंड होगा, उसका अपर हैंड होगा, और हम सेल ऑफ गुड्स एक्ट की बात मानेंगे फाइनल, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की बात को रहने देंगे यदि इन दोनों एक्ट्स में कुछ पर्टिकुलर सिचुएशन को लेके अपोजिट बातें की जा रही है। तो जो सेल ऑफ गुड्स एक्ट में लिखा हुआ है, जो स्पेशलाइज्ड एक्ट है, उसकी बात फाइनल मानी जाएगी इन पर्पसेस के लिए, सेल ऑफ गुड्स एक्ट के ट्रांजैक्शन के लिए। सर समझ में आया या नहीं आया? बोलो। अरे हाँ या ना? हाँ चलिए सर। चलिए। सो सोगा 1930 में बन गया और इंडियन पार्टनरशिप एक्ट के प्रोविजंस भी इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में थे, जो इधर से हटाए और इंडियन पार्टनरशिप एक्ट बन गया 1932 में। ठीक है, आपके कोर्स में ये 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 सीए इंटर में है, सीए फाउंडेशन में नहीं है, स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट्स जो भी है। ठीक है, चलिए
अब सर देखो, ये एक्ट किससे डील करता है वो तो हमने समझ लिया कि सर गुड्स वगैरह से करता है, लेकिन इट डज नॉट डील विद कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल ऑफ सर्विस। सर गुड्स और सर्विसेज दो अलग अलग चीजें होती हैं। गुड्स की कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस होता है, सर्विसेज की फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होता है सर। सेल ऑफ गुड्स एक्ट सर्विसेज से कभी डील नहीं करेगा, प्लेजिंग ऑफ गुड्स से कभी भी डील नहीं करेगा। प्लेज क्या होता है सर? गिरवी, प्लेज या मॉर्गेज रखना, हमेशा गिरवी रखना होता है, ठीक है। तो गिरवी रखने से रिलेटेड ये बातें नहीं होगी क्योंकि वहां पर सेलिंग एक्चुअल में हो नहीं रही है, ठीक है। बार्टर ऑफ गुड्स, सर देखो सेल ऑफ गुड्स में क्या होता है, यू आर गिविंग सम गुड्स टू समबडी, मिस्टर एक्स इज गिविंग some goods to somebody with in exchange of money, consideration के तौर पे क्या मिलता है? money. But if there is a transaction like this, you are giving something to him, he is giving back something to you, something for that sake, then this is known as exchange of goods for goods, or this might be known as barter system. तो सर जहां पर एक्सचेंज में मनी कंपोनेंट नहीं आ रहा है ना, वहां पर सेल ऑफ गुड्स एक्ट अप्लाई नहीं होगा। सेल ऑफ गुड्स एक्ट कहां अप्लाई होगा? जहां पर गुड्स आर गेटिंग एक्सचेंज फॉर सम मनी। ये हो गई पहली सिचुएशन, यहाँ पर सेल ऑफ गुड्स एक्ट अप्लाई होगा बिकॉज गुड्स आर गेटिंग एक्सचेंज फॉर सम मनी। बार्टर में सोगा अप्लाई, बार्टर वाले ट्रांजैक्शन में सोगा अप्लाई नहीं होगा। और यदि कोई ऐसी सिचुएशन है जहां पर एक्स ने वाई को कुछ गुड्स दिए, बदले में ये कुछ बार्टर के तौर पे कुछ गुड्स दे रहा है और प्लस कुछ मनी भी दे रहा है, तो सर ये वाली रिक्वायरमेंट हो गई पूरी, अप्लाई हो जाएगा इस पे सेल ऑफ गुड्स एक्ट। सर समझ में आया क्या? तीनों में से एग्जाम में यदि आपको घुमाने की कोशिश करें तो अपने को नाचना नहीं है, अपने फंडामेंटल्स और कंसेप्ट बहुत क्लियर हैं, ऑल क्लियर नहीं है, वेरी क्लियर हैं। इसलिए यहाँ पर हम सेल ऑफ गुड्स एक्ट लगा देंगे, यहाँ पर सेल ऑफ गुड्स एक्ट नहीं लगाएंगे। सर समझ में आया? बोलो यस सर। यस सर। ठीक है। और मॉर्गेज और प्लेज में तो कोई प्रॉपर्टी बिक थोड़ी रही होती है यार, तो वहां पर सेल ऑफ गुड्स एक्ट हम लोग अप्लाई नहीं करेंगे। अब कुछ डेफिनेशंस हैं सर, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो डेफिनेशंस में आज जो है छोटी छोटी डेफिनेशंस कराता हूँ सर। बायर और सेलर कौन है? बायर वो है who buys or agrees to buy the goods. Seller means a person who sells or agrees to sell the goods. सर क्यों? क्योंकि दो तरीके के ट्रांजैक्शंस होते हैं अंडर सेल ऑफ गुड्स एक्ट। सर एक तो होता है सेल और दूसरा होता है एग्रीमेंट टू सेल। एक तो होता है सेल, एक होता है एग्रीमेंट टू सेल, जहां प्रॉपर्टी इन गुड्स इज गेटिंग ट्रांसफर्ड इमीडिएटली फ्रॉम द सेलर टू द बायर, इट इज नोन एज कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। एग्रीमेंट टू सेल, फ्यूचर में गुड्स देने की बात करी जा रही है या फ्यूचर में उसकी प्रॉपर्टी देने की बात करी जा रही है, प्रॉपर्टी इन गुड्स इज गेटिंग ट्रांसफर्ड, दैट विल बी एग्रीमेंट टू सेल। व्हाट इज प्रॉपर्टी इन गुड्स? प्रॉपर्टी इन गुड्स का क्या मतलब होता है? जल्दी बताइए, इस प्रॉपर्टी वर्ड का क्या मतलब होता है? ओनरशिप। ओनरशिप, वेरी गुड। प्रॉपर्टी इन गुड्स का यहाँ सेल ऑफ गुड्स एक्ट में वर्ड प्रॉपर्टी का मतलब होता है ओनरशिप, ठीक है सर। सो बायर मींस हु बाइज और एग्रीज टू बाय द गुड्स, सेलर मींस अ पर्सन हु सेल्स और एग्रीज टू सेल द गुड्स। सर ये तो हो गया सेल का ट्रांजैक्शन और ये हो गया एग्रीमेंट टू सेल, ठीक है। सो अंडर सेल ऑफ गुड्स एक्ट द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल इज डिवाइडेड, मतलब वो कैसा भी एक तरीके का हो सकता है। इट माइट आइदर बी सेल, इट माइट बी एग्रीमेंट टू सेल। हम बेचेंगे इस बात का कर रहे हैं और सेल हमने आपको ओनरशिप दे दिया, ठीक है। समझ में आया? प्रॉपर्टी इन गुड्स, it means the general right of ownership in goods and not merely a special property. Sir, it means general right of ownership in goods. मान लीजिए जिग्नेश ने किसी से कुछ गुड्स, किसी दुकान वाले से कोई गुड्स खरीदा, तो इसको जनरल राइट इन ओनरशिप मिल जाता है, जनरल राइट मिल जाता है इन ओनरशिप। यानी कि ये चाहे तो इसे सेल कर दे, ये चाहे तो इसे यूज करे, ये चाहे तो इसे मॉर्गेज रख दे, ये चाहे तो इसे
इसके साथ जो कुछ करना चाहे हर तरीके के राइट मिल जाते हैं इसको। नंबर 1। नंबर 2 सर, नंबर 2 स्पेशल, देखो जनरल राइट्स इन ओनरशिप तो क्या है ये समझ लिया, एंड नॉट merely special property या rights in goods, ownership in goods। जिग्नेश ने, मान लीजिए मानस एक मनी लेंडर है, ठीक है, कंपाउंड इंटरेस्ट में इसका दिमाग बहुत तेज चलता है तो ये मनी लेंडर बन गया, पैसा भी था इसके पास में। तो जिग्नेश ने क्या किया, अपनी कुछ गुड्स जो है वो मानस के पास में रख दिए गिरवी। अब मानस के पास में स्पेशल प्रॉपर्टी इन गुड्स आएगी। स्पेशल प्रॉपर्टी इन गुड्स यानी कि ओनर के सारे राइट्स नहीं आएंगे, जनरल राइट ऑफ ओनरशिप नहीं आ रहा है, स्पेशल प्रॉपर्टी। जैसे ही इन गुड्स को अपने पास में तब तक लियन के तौर पे रख सकता है जब तक कि जिग्नेश इसका पैसा इसको वापस नहीं चुका देवे। ये इसको यूज नहीं कर सकता, ये इसको सेल नहीं कर सकता अभी तक, जब तक कि ये मॉर्गेज वाला ट्रांजैक्शन या फिर प्लेज वाला ट्रांजैक्शन देता है। तो मानस के पास में क्या आया, स्पेशल प्रॉपर्टी इन गुड्स आया, जनरल राइट ऑफ ओनरशिप या जनरल प्रॉपर्टी इन गुड्स नहीं आया। बात समझ में आई आपको कि सर प्रॉपर्टी इन गुड्स मींस जनरल राइट ऑफ ओनरशिप इन गुड्स एंड नॉट merely a स्पेशल प्रॉपर्टी। ठीक है, प्रॉपर्टी मींस ओनरशिप। सोगा सेल ऑफ गुड्स एक्ट में प्रॉपर्टी का मतलब होता है जनरल राइट ऑफ ओनरशिप, आप उस गुड्स के साथ में चाहे जो कर सकते हैं। स्पेशल ओनरशिप मिली है ना तो आप उस गुड्स के मालिक नहीं हुए, ओनर नहीं हुए हैं, ठीक है, आपको बस कुछ ही राइट्स मिल रहे हैं। चलिए, इंसॉल्वेंट कौन होता है सेल ऑफ गुड्स एक्ट में, जहां पर कि a person ceases to pay his debts in ordinary course of business or cannot pay his debts as they become due। जो अपने debts ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में पे नहीं कर पा रहा है वो इंसॉल्वेंट। ठीक है, देन आइए और देखते हैं सबसे इंपॉर्टेंट डेफिनेशन देखते हैं अपन गुड्स। सर डायरेक्टली डिफाइन करने को आ सकती है एज पर सेक्शन 2 सब सेक्शन 7 ऑफ सेल ऑफ गुड्स एक्ट। गुड्स मींस एवरी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी। इमूवेबल की तो बात ही नहीं करनी है क्योंकि उसके लिए ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट आता है, जमीन जायदाद ट्रांसफर करनी है, लैंड और बिल्डिंग ट्रांसफर करनी है, तो उसके लिए है इमूवेबल प्रॉपर्टी के लिए ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट है। ठीक है, जबकि गुड्स के लिए मूवेबल के लिए है सेल ऑफ गुड्स एक्ट, ये बात ध्यान रखिएगा। सो गुड्स मींस एवरी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी अदर देन एक्शनेबल क्लेम्स एंड मनी। मैं एक्स वाई से पैसा मांगता था, ठीक है, वाई ने पैसा नहीं दिया तो एक्स के पास में एक राइट आ गया कि ये वाई पे केस कर सकता है, एक्शन ले सकता है। सो दिस इज नोन एज एक्शनेबल क्लेम। कैन एक्स सेल इज राइट टू जेड कि मैं ये 10 लाख रुपए मेरे को वाई से मिलने हैं, तू मेरे को 8 लाख रुपए दे दे, आगे तू जाने, तेरा काम जाने। तो सर वो कर तो सकता है एक्स ऐसा, वाई से पैसा वसूलने का काम वाई से, एक्स से वो डेट जेड ने खरीद लिया, हो सकता है प्रैक्टिकल लाइफ में। लेकिन सर ये जो एक्शनेबल क्लेम खरीदा और बेचा जा रहा है ना, ये सेल ऑफ गुड्स एक्ट की डेफिनेशन, सेल ऑफ गुड्स एक्ट के परव्यू में नहीं आएगा। इट इज नॉट अ गुड्स। ये जो एक्शनेबल क्लेम खरीदा बेचा जा रहा है ना, ये गुड्स नहीं है। ठीक है, सो गुड्स मींस एवरी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी अदर देन एक्शनेबल क्लेम। एक्शनेबल क्लेम कभी भी गुड्स नहीं होगा, एंड मनी, मनी कभी भी गुड्स नहीं होगा। अब मनी के केस में दो चीजें हैं भैया, मनी कुछ जगहों पे गुड्स हो जाता है और कुछ जगहों पे गुड्स नहीं हो जाता है। जहां पर मनी लीगल टेंडर जैसे की बात कर रहे हैं, जैसे कि आज जो 500 रुपए का नोट चल रहा है, आज जो 2000 रुपए का नोट चल रहा है, आज जो 10 रुपए का नोट चल रहा है, 20 रुपए का नोट चल रहा है, आज जो 100 रुपए का नोट चल रहा है, ये सब लीगल टेंडर हैं। इनको हम दे के कोई चीज खरीद सकते हैं, तो दिस इज ऑल लीगल टेंडर। दिस मनी इज विच इज लीगल टेंडर इज नॉट टू बी कंसिडर्ड एज गुड्स। इन नोटों को, रुपयों को गुड्स मान के खरीदा और बेचा नहीं जा सकता है, तो इनके ऊपर सेल ऑफ गुड्स एक्ट अप्लाई नहीं होता। बट मनी विच इज एंटीक कॉइन्स, मनी विच इज एंटीक कॉइन्स, ठीक है सर, जैसे कि अकबर के जमाने के सिक्के, कलेक्टिबल कॉइन्स जो कि अब लीगल टेंडर नहीं रहे, इनको आप देखिए चॉकलेट नहीं खरीद सकते हो क्योंकि ये लीगल टेंडर नहीं रहे हैं। These will be considered as goods which have ceased, money which has ceased to be legal tender can be and having antique value, या जो भी दूसरी बात है,
which has ceased to be legal tender can be considered as goods, whereas money which is legal tender can never be considered as goods. हमने कितनी सारी बातें सीखी. बार्टर वाले ट्रांजैक्शन पे सोगा अप्लाई नहीं होता है. मनी जिसमें साइड में मिल रहा है उस पे सोगा अप्लाई होता है. बार्टर प्लस मनी ट्रांजैक्शन हो रहा है कोई मूवेबल आइटम्स के लिए तो उस पे सोगा अप्लाई होगा. मूवेबल आइटम्स पे ही होता है, प्रॉपर्टी इमूवेबल प्रॉपर्टी पे नहीं होता है. प्रॉपर्टी इन गुड्स का मतलब होता है ओनरशिप. जनरल प्रॉपर्टी इन गुड्स और स्पेशल प्रॉपर्टी इन गुड्स, सोगा हमेशा जनरल प्रॉपर्टी इन गुड्स पे ही अप्लाई होता है. किसी के पास में यदि स्पेशल प्रॉपर्टी इन गुड्स है उस पे सोगा अप्लाई नहीं होगा. ठीक है. मनी किस सिचुएशन में गुड्स के तौर पे कंसिडर करनी है, किस सिचुएशन में गुड्स के तौर पे कंसिडर नहीं करना है. तो हम गुड्स की डेफिनेशन पढ़ रहे थे. गुड्स मींस एवरी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी अदर देन एक्शनेबल क्लेम्स एंड मनी, एंड इट इंक्लूड्स स्टॉक्स एंड शेयर्स. इट इंक्लूड्स स्टॉक्स एंड शेयर्स, growing crops, grass, things attached to or forming part of the land which are agreed to be severed before sale or under contract of sale. सर डेफिनेशन को समझाने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, इसलिए कल करते हैं. आप लोग जाइए, निकलिए प्रिया मैम की क्लास के लिए. कल ये उठाते हैं गुड्स और टाइप्स ऑफ गुड्स. ठीक है. और फिर धीमे धीमे हम चालू करेंगे आगे सेल ऑफ गुड्स. चलिए जी, आज के लिए इतना बहुत है.